अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर कोई बीमारी है ना बहुत सख्त किस्म की, और चलो शुगर की मिसाल लेते हैं, किसी का टांग में इन्फेक्शन हो गई शुगर की वजह, पाँव में इन्फेक्शन हो गई और इन्फेक्शन खराब हो गई बहुत ज्यादा, तो अब ये डॉक्टर ने चेक करना है कि टांग बच सकती है कि नहीं बच सकती। अगर उसको लगेगा कि हाँ अभी भी बच सकता है तो फिर दवाइयों से ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं अब नहीं बच सकता तो फिर वो रिमूव हो जाएगा, पाँव काट देंगे। किसी अगर डॉक्टर ने कहा जी हाँ जी अभी भी बचाया जा सकता पाँव, तो क्या ठीक बच सकता है ना, बस ठीक है, फिर जाके फिर से वो शरबत पिए जा गए और वो चीनियां खाए जा गए, अभी बच सकता है ना, खैर है। तो ये इसलिए बताया कि अभी भी बच सकता है, देख लो कि फिर से वो बेहतियातियां करे। एक्शन लेना पड़ेगा, बच सकता है तो सिर्फ एक उम्मीद दिलाने की बात हो रही है। इसी तरह एक लड़के ने स्टूडेंट ने, मतलब लड़का लड़की, स्टूडेंट ने बहुत टाइम जाया कर दिया, पढ़ाई नहीं की, और अब एग्जाम की फिक्र जागी और अभी भी वक्त है, तो चलो अभी भी वक्त है था, तो जो फिर टाइम जाया करने चले जाते हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि अभी भी है चांस, तो इसका मतलब है अब ठीक हो जाओ, क्योंकि अब अगर नहीं रहा चांस तो फिर पछतावा आ गया। उसी दिन मैंने जो बात बताई थी ना, उससे मिलती जुलती एक और हदीस बता रहा हूं, और ये एक कोई टेस्ट है। और हाँ, ये बात आपको मैं और बता दूं कि जन्नत का वादा ईमान वाले से, ईमान ईमान दिल के यकीन को कहते हैं। मसनद अहमद 22159 है शायद। सैयदना अबू मामर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि गुनाह क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे दिल में किसी चीज के बारे में खटक पैदा हो तो उसको छोड़ दो। ये तकरीबन वैसी सी बात है जो आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी। दिल में फील आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा कि ईमान क्या है। अब ये ईमान तो वैसे टाइप्स हैं, वो बचपन में रट्टे भी लगाए होते हैं, अल्लाह पे ईमान है, आखिरत पे ईमान है, लेकिन इसके जवाब से, इस सवाल के जवाब से आइडिया हो रहा है कि मैं पूछना चाह रहा था कि अभी भी मेरे दिल में ईमान है कि नहीं, मैं कैसे चेक करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें अपनी बुराई बुरी लगे और अपनी नेकी अच्छी लगे तो तुम मोमिन हो। तो अगर इस वक्त ये स्टेट है ना मेरी कि मेरे जिंदगी में जितनी गड़बड़े हैं, बुराइयां, और मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैं गलत कर रहा हूं, तो बहुत परेशानी वाली बात। अगर दिल से आवाज आ रही है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो अभी भी वक्त है, इसको रिकवर किया जा सकता है। अगर दिल में ही आवाज आनी बंद होगी भी ना कि कुछ बुरा हो रहा है, तो फिर बेटे बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा। इन्वेंट्री से हम बखैर आफियत बाहर आ गए, और स्प्रिंग 24 आपको कहा था कि दोबारा आपने करना है सॉल्व, तो फिर किया भी होना चाहिए था। इन्वेंट्री डन, और जो ऑटम 23 और स्प्रिंग 24 के अंदर एडजस्टमेंट्स की हैं, अब अगर आप ऑटम 12 की खुद भी कोशिश करेंगे पार्ट बी की, तो होना चाहिए। चलें कोशिश कर लें, होमवर्क है आपका, पार्ट बी की कोशिश करिएगा। ऑटम 12 पार्ट ए एक दफा पहले कहा था मैंने, उसमें तो कुछ मसला नहीं होना चाहिए, फिर भी चलो अगर हुआ तो आज का होमवर्क है ऑटम 12। अगला चैप्टर शुरू कर रहा हूं। आज का होमवर्क है ऑटम 12 मेहंदी लिमिटेड। पार्ट ए पहले कभी कर लिया होगा शायद आपने, तो पार्ट बी होमवर्क है। जो जैसा जैसे भी पढ़ के समझ आए, कोशिश करनी है आपने सॉल्व करने की, फिर कल करता हूं डिस्कस ये। इन्वेंट्री वैल्यूएशन खत्म, और इसका टेस्ट दे दें आप कब? थर्सडे को। फ्राइडे, आज मंडे है, तो फिर एग्जाम से फारिग होके कर लेते हैं आराम से, तसल्ली, है ना। 3-4 दिन बहुत होते हैं, इतना बड़ा गैप ना रखें। वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे
जिसको को बहुत मसला हो फ्राइडे को दे, लेकिन दे दें टेस्ट, ठीक है। क्लास टाइम में नहीं, टेस्ट क्लास टाइम में नहीं होता, क्लास के दौरान नहीं होता टेस्ट। क्या टाइम रखा हुआ भाई? उससे पहले नहीं। उस दिन आप वैसे तो रूम तो अवेलेबल होगा 1:30 बजे ऑनवर्ड, लेकिन अगर किसी का क्लैश का मसला है तो वो ये सुएब को बता देना, हो जाएगा टेस्ट। क्लास टाइम में नहीं है टेस्ट, ये क्या वो दिन फुटा मार ले, नहीं, क्लास टाइम में पढ़ाना है मैंने उस दिन, फिर क्लास के बाद आप किसी भी टाइम टेस्ट दे सकते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन खत्म, लास्ट टाइम इसका सवाल नहीं आया था, शायद इस दफा आ जाए। अच्छा, इसमें अब इस चैप्टर में ना आप देखें एक सवाल होगा स्प्रिंग 23, स्प्रिंग 23 इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले में। ये अभी मैंने छोड़ दिया है सवाल, और बाद में भी करना तो आप नहीं है इसमें तौफीक, लेकिन ये ओवरहेड्स के चैप्टर के बाद ही करिएगा ट्राई, क्योंकि इसमें ना खर्चे बांटना, किस रेशो में बांटना, वो काम जब स्प्रिंग 23 ये चैप्टर में क्वेश्चन 2 होगा, 3 होगा, क्वेश्चन 3 होगा। ये असगर अली एसोसिएट्स के नाम से सवाल है, स्प्रिंग 23 चैप्टर में क्वेश्चन 3 होगा ये जब आप ओवरहेड्स कर लेना, क्योंकि इसमें ना कुछ खर्चे किसी रेशो में बांटे हुए हैं, तो वो अभी ना करें ट्राई, ओवरहेड्स के ऊपर लिख लेना, ओवरहेड्स चैप्टर के बाद आप खुद ही करेंगे ट्राई। मेरी तरफ से ये चैप्टर डन। अगला चैप्टर ओवरहेड्स, ये आसान है वैसे, कोई बहुत मुश्किल सवाल आ जाए तो आ जाए, जो कि है नहीं, ये कॉस्ट के आसान टॉपिक्स में से ही है ओवरहेड्स। इसको मैंने अपनी बुक में रखा हुआ है चैप्टर 2। अच्छा, आप में से ऐसा कौन है, कितने लोग हैं जिन्होंने ओ लेवल ए लेवल में ये कॉस्ट पढ़ी हुई है? एक, अच्छा है बीकॉम में, इधर कोई? अच्छा अच्छा, ये और ऑनलाइन में भी हो सकते हैं। जिन्होंने भी पहले कुछ पढ़ा हुआ है वो ना क्लास में कोई ऐसा लफ्ज मुंह से निकालें, ना दिमाग में भी लाएं। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन, इसका मैं नहीं जिक्र कर रहा है इस चैप्टर में, ठीक है? मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का इस चैप्टर में नहीं हो रहा जिक्र, तो छोटे छोटे बच्चों के सामने वर्ड ना आए तो भी रहने दें। इसका अलग चैप्टर एक है, मैं तब जिक्र करूंगा तो करूंगा, अभी इस चैप्टर में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का नहीं है जिक्र। अच्छा, इस चैप्टर के ना इंट्रोडक्शन के लिए कहानी सुना रहा हूं, और वो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है, उसमें जो भी मैं कैलकुलेशंस करूंगा उससे फिर मैं आपको इस चैप्टर पे लाऊंगा कि इस चैप्टर में हम करने क्या लगे। अगर एक बिजनेस, सिर्फ इंट्रोडक्शन की डिस्कशन है, फिर मैं इस चैप्टर की जरूरत बताऊंगा। पहला साल एक बिजनेस का, पहला साल, उसमें जो टोटल प्रोडक्शन हुई, फैक्ट्री के ही सिर्फ बात कर रहा हूं, टोटल प्रोडक्शन हुई 4000 यूनिट्स, और इन 4000 यूनिट्स को बनाने में जो टोटल खर्चा आया, डायरेक्ट मटेरियल लगा 80,000, डायरेक्ट लेबर लगी 120,000, और एफएच 160,000। टोटल कितना खर्चा हुआ?
360 और एक यूनिट कितने रुपए का कॉस्ट किया हमें? डिवाइड कर दें 90। और अगर इस 90 को तीनों में तोड़ना चाहे, मटेरियल, लेबर, एफओएच, तो 360 को जैसे डिवाइड कर रहे हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं। तो एक यूनिट बनाने में मटेरियल कितने रुपए का लगा? 20, लेबर जी 30 और एफओएच 40। तो ऐसे बना है ये 90। एफओएच में क्या होता है शामिल? फैक्ट्री के सारे खर्चे, इन दोनों के अलावा फैक्ट्री के सारे खर्चों को एफओएच कहते हैं। ईयर 2 टोटल प्रोडक्शन हुई 7000 यूनिट्स। अच्छा, मैं अभी इस वक्त जो डिस्कशन कर रहा हूं ना, महंगाई इग्नोर्ड है। महंगाई और क्वालिटी चेंज हो जाना, इस तरह की चेंजेस इग्नोर कर रहा हूं। जो असल में बात समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, उसमें महंगाई, क्वालिटी चेंज, वर्कर्स बदल गए, मटेरियल की क्वालिटी बदल गई, ये सब इग्नोर्ड है अभी। अगले साल इन 7000 यूनिट्स को बनाने में जो खर्चा आया, $140,000, 10,000, $560। अब एक यूनिट कितना कॉस्ट किया? 80। और उस 80 को अगर हम तोड़ के देखना चाहें तो डायरेक्ट मटेरियल 20, डायरेक्ट लेबर 30 और एफओएच 30। इग्नोरिंग महंगाई, इग्नोरिंग वर्कर्स में चेंज, मटेरियल की क्वालिटी में चेंज, मटेरियल और लेबर पर यूनिट सेम क्यों रहा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, इग्नोरिंग कोई और मसला, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दोनों साल में सेम पर यूनिट क्यों आ रहा है? मैंने कहा है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर पर यूनिट सेम क्यों है दोनों साल में? है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट दोनों साल में सेम क्यों आ रहे हैं? 20-20, 30-30, ये पूछ रहा हूं मैं। भाई सेम ही आने थे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अगले साल क्या प्रोडक्ट के साइज चेंज कर दिए? भाई वही प्रोडक्ट है, पहले भी उतना ही कपड़ा लगता था, अब भी उतना ही कपड़ा लगेगा, कोई कपड़े की महंगाई नहीं डाली। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये होते ही डायरेक्ट खर्चे हैं, तो हाँ सेम ही होने चाहिए थे। वो तो अगर कोई इन्फ्लेशन आ जाती या मटेरियल की क्वालिटी चेंज हो जाती तो और बात थी, वरना सेम ही आना बनता था। बहुत अजीब काम तो नहीं किया, सेम ही आना बनता है। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो एक प्रोडक्ट में कितने रुपए का मटेरियल लगेगा पता है, क्योंकि उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, उसका हिस्सा है, तो वो तो हर साल उतना ही रहना चाहिए। अगर महंगाई नहीं हो रही तो हर साल उतना ही होना चाहिए। वर्कर्स वैसे के वैसे ही हैं, तो डायरेक्ट लेबर वो है जो एक यूनिट बनाने में खुद इन्वॉल्व है। तो अगर पहले वो 2 घंटे लेता है एक शर्ट को सीने में, तो अगले साल में 2 घंटे ले रहा होगा। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर सेम ही होने चाहिए थे, है जी। एफओएस क्यों सेम नहीं आया? इनफैक्ट कम क्यों हो गया? क्योंकि एफओएस के अंदर, अच्छा बढ़ क्यों गया? तो इसका जवाब यह है कि एफओएच में वेरिएबल खर्चे भी होते हैं, फिक्स खर्चे भी होते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ी तो बिजली का बिल ज्यादा, फ्यूल ज्यादा, इनडायरेक्ट मटेरियल ज्यादा, क्योंकि वेरिएबल खर्चे हैं तो एफओएच का भी बढ़ना बनता था। लेकिन रेंट भी बढ़ना बनता था, क्योंकि अब की बार हमने 4000 की बजाय 7000 यूनिट्स बना लिए। नहीं, फैक्ट्री के परमानेंट स्टाफ की सैलरीज भी बढ़नी बनती थी। तो एफओएच के अंदर चूंकि फिक्स्ड भी हैं, वो थोड़ी बड़े होंगे, वेरिएबल बड़े होंगे। 160 से 210 हो गया, लेकिन फिक्स तो नहीं बड़े होंगे। मैंने फिर कह रहा हूं कि मैं इस वक्त जो आपको बात समझाना चाह रहा हूं, नींद आ रही है, मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूं उसमें मैं इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहा हूं। असल में आपको सिर्फ मैं प्रोडक्शन के साथ एक चीज का रिलेशन बताना चाह रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर क्यों सेम पर यूनिट है? फिक्स कहां से आ? एक यूनिट में जितना मटेरियल लगना है, जितना लेबर लगना है, वो उतना ही हर साल लगेगा, इग्नोरिंग महंगाई।
तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर पर यूनिट हाँ सेम होने चाहिए थे। एफओएच सेम नहीं रह सकते, वो चेंज हो जाने थे पर यूनिट। अगर प्रोडक्शन चेंज हो जाएगी तो एफओएच पर यूनिट चेंज होंगे ही होंगे। क्यों चेंज होंगे? फिक्स्ड की वजह से, मेनली फिक्स्ड की वजह से। इसीलिए देखें ना, थोड़ा हो गया। क्यों थोड़ा हो गया पर यूनिट? क्योंकि टोटल खर्चा उतना ही रहा, यूनिट्स बढ़ गए, ज्यादा यूनिट से डिवाइड किया, है ना। तो अब इस सारी डिस्कशन में पॉइंट क्या है? बिजनेस को क्यों जानना जरूरी है कि एक यूनिट कितने रुपए का कॉस्ट कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, हाँ बिल्कुल ठीक है, सेल प्राइस निकालनी हो सकती है। और अच्छा चलें, अब तक जितना पढ़ा उसके हिसाब से आप दो ही जवाब दे सकते हैं। सेल प्राइस निकालनी हो सकती है और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी हो सकती है। कॉस्ट नहीं पता होगी तो इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बिजनेस के लिए कॉस्ट जानना जरूरी है, बिल्कुल सही है। इस मिसाल में हम ये 90 रुपए 80 रुपए कब कैलकुलेट कर पाए? साल गुजरने के एंड पे या शुरू में ही बता दिया? एंड पे। क्यों? क्योंकि टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस पता लगेंगे तो ही तो डिवाइड करेंगे। अच्छा, क्या ये 20 और 30 साल के शुरू में अंदाजा लग सकता है या ये भी साल के एंड पे इत्तेफाक से पता चलेगा? ये लग सकता है। इग्नोरिंग महंगाई, हमें पता है कि एक यूनिट में कितना मटेरियल कितना लेबर लगता है, तो हम बिल्कुल शुरू में ही अंदाजा काफी हद तक एक्यूरेटली लगा सकते हैं। लेकिन 30 रुपए का फिगर ये ईयर एंड पे ही पता चलेगा। और मेनली क्या प्रॉब्लम है? फिक्स्ड वाले खर्चे, मेनली फिक्स्ड वाले खर्चे मसला कर रहे हैं। ये मुझे लगता है बात समझ नहीं आ रही। फिक्स्ड वाली टोटल फिक्स्ड खर्चे, उसका प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है। तो हमें पर यूनिट फिगर निकालने के लिए साल एंड का इंतजार ही करना पड़ा। 7,000 नहीं 8,000 बन गए होते तो फिर 8 से डिवाइड करना पड़ता। तो प्रोडक्ट कॉस्ट बिजनेस को जानना तो जरूरी है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी रीजन है, सेल प्राइस जानना भी रीजन है। जरूरी है, बिजनेस को जानना है एक यूनिट कितना कॉस्ट करता है। अच्छा, अगर सेल प्राइस के लिए जानना है तो साल एंड का इंतजार करेंगे, कस्टमर पूछेगा कितने की चीज बेच रहे हैं, अच्छा यार बताएंगे, ठहरो जरा साल बाद बताएंगे तुम्हें। साल एंड का इंतजार करें बैठ के? नहीं, तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो हमें समहाउ साल के शुरू में ये जानना है, लेकिन साल के शुरू में तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं होगा। एट स्टार्ट ऑफ पीरियड ये मुश्किल है जानना। तो प्रोडक्ट की, अच्छा ओवरहेड्स का चैप्टर है तो हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अब डिस्कशन सारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की हो रही है, ट्रेडिंग बिजनेस की बात हो ही नहीं रही इस चैप्टर के अंदर। हम एफओएच पढ़ रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपने फिनिश गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट जानना चाहता है। कभी मैं इसको प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कह रहा हूँ, कभी प्रोडक्ट कॉस्ट कह रहा हूँ, कभी फिनिश गुड्स की कॉस्ट कह रहा हूँ, बात एक ही है। तो बिजनेस अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट जानना चाहेगा और साल के शुरू में भी जानना चाहेगा। तो जान ले मसला क्या है। प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर ये जो एफओएच वाला कंपोनेंट है, ये शुरू में जानना मुश्किल है, इसका कोई ना कोई हल करना पड़ेगा। ये चीज हम इस चैप्टर में सीखने लगे। यानी इस चैप्टर में हमारी मेन डिस्कशन ये है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर एफओएच जो शामिल करना है वो कितना शामिल करना है, ये मेनली इस चैप्टर में ये डिस्कस होने लगा। ओके, तो ये अपने आप को कुछ ना कुछ तो समझा लेते, कुछ तो लिख लेते। इस चैप्टर में मेनली हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो एफओएच वाला कंपोनेंट है कितना है जो प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल होना चाहिए। ये है मेनली इस चैप्टर की डिस्कशन।
चलें, लिखी कहानी सारी, इसको नोट कर रहे थे तो कर लेते यार। यार ये बोर्ड पे जो सब बताता हूँ शुगर तो नहीं लगा रहा होता, काम की बात होती है, लिख लिया करें। बड़े चूजी लोग हैं, देखते हैं काम की बात है, लिखना है नहीं लिखना, कीमती वक्त आया क्या करना है। अच्छा, कुछ चैप्टर्स में मैंने ऐसा नहीं किया हुआ, कुछ कुछ में है, कुछ में ऐसा नहीं है। मैं आपको चैप्टर के ना शुरू में बताया करूंगा कि मैं इस चैप्टर को टुकड़ों में बांट रहा हूँ, क्योंकि कोशिश मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में भी यही कोशिश करता था कि अपने लेक्चर नोट्स बहुत स्ट्रक्चर्ड बनाऊं, तो आपको भी कोशिश स्ट्रक्चर पढ़ाने की करूंगा। सब चैप्टर में नहीं ऐसे किया हुआ मैंने, जिन जिन में किया होगा उसमें लिख दूंगा कि मैंने इस चैप्टर को फॉलोइंग टुकड़ों में तोड़ा है। इसको मैं ना 3 टुकड़ों में तोड़ रहा हूं। एक टुकड़ा है जिसमें हम लोग कुछ कैलकुलेशंस सीखेंगे जो हो रही होती हैं एट स्टार्ट ऑफ पीरियड। फिर जब इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर आपको मैं उन कॉन्सेप्चुअल चीजों पे ले आऊंगा जहां पर हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे होंगे साल के एंड पे। और इतनी तो आपसे अकल की उम्मीद करूंगा कि अगर हम साल के शुरू में कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो साल के शुरू में तो एक्चुअल फिगर्स ही नहीं पता, तो एस्टिमेटेड या बजटेड फिगर्स यूज हो रही होती हैं। हाँ, जब साल एंड हो जाता है फिर हमारे पास एक्चुअल डाटा आ जाता है। इस चैप्टर को मैं इस चैप्टर के अंदर ये चीजें अभी पढ़ाऊंगा, और इस चैप्टर का एक हिस्सा ही है, लेकिन ये पढ़ाऊंगा मैं अभी नहीं। एक चैप्टर है, मैंने उसमें एंट्रीज करानी है बहुत सारी, तो ये तीसरा हिस्सा जो है ना, ये मैं पेंडिंग करके उस चैप्टर के साथ कवर कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर 5, वहां कराऊंगा इसकी एंट्रीज। तो अभी एंट्रीज नहीं करूंगा डिस्कस किसकी, बाकी 2 चीजें हम इस चैप्टर में करेंगे। तो पहले हम लोग कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे जो साल के शुरू में हो रही होती हैं, फिर कुछ कैलकुलेशन जो साल के एंड पे हो रही होती हैं। बस ये इस चैप्टर में मैं इतना करूंगा। पहले हम लोग कैलकुलेशंस पढ़ेंगे साल के शुरू वाली, पहले ये करते हैं। हमें अगर ये 80 रुपए साल के शुरू में जानना है, तो 20 और 30 का अंदाजा तो काफी एक्यूरेट लग सकता है। क्यों?
क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर है, और अगर कोई महंगाई का इतना बड़ा मसला नहीं है तो इनके रेट का अंदाजा लगाना काफी हद तक एक्यूरेटली पॉसिबल है। लेकिन ये फिगर एक्यूरेट तब पता चलेगी जब साल का एंड होगा, तो साल के एंड का टाइम नहीं है हमारे पास, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़, कुछ ना कुछ अंदाजे लगा के ये फिगर निकालनी पड़ेगी कि एक यूनिट में कितने रुपए एफओएच के नाम पे शामिल करने हैं। इस चीज को कहते हैं ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, और इसको आइंदा प्यार से मैं OAR कहा करूंगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। साल के शुरू में होने वाली ये एक कैलकुलेशन है बस, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है, ओवरहेड्स रिकवरी रेट। इसको ओवरहेड रिकवरी रेट भी कहते हैं, ओवरहेड्स रिकवरी रेट, ज्यादा मशहूर नाम से OAR है। एब्जॉर्प्शन का वर्ड क्यों है ये मैं आपको शायद आज शायद कल इसका जवाब आ जाएगा। मेरे इस मिसाल में ये 30 रुपए तो ईयर एंड पे एक्यूरेट डाटा से कैलकुलेट किया था ना, एक्चुअल डाटा से। साल के शुरू में तो हमें नहीं पता होगा 7,000 या 2,10,000, तो साल के शुरू में किसी ना किसी अंदाजे से ये कैलकुलेट किया जाएगा, मिसाल के तौर पे 24 रुपए, ये 24 OAR कहलाता है। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इट इज प्री डिटरमिन्ड रेट calculated at start of period using budgeted information इसका मेन इस्तेमाल जो है ना वो प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट में जो एफओएच वाला कंपोनेंट है वो फाइंड करना है। मेन जिंदगी का मकसद इसकी है ये कि हम साल के शुरू में प्रोडक्ट कॉस्ट जानना चाहेंगे तो उसमें एफओएच के सामने क्या लिखें, तो उसके लिए ये OAR निकाला जा रहा होता है। यानी बिजनेस साल के शुरू में ये जो काम ईयर 2 में साल के एंड पे किया था और 24 रुपए या 30 रुपए आंसर आया था, कैसे निकला था आंसर? टोटल एफओएच को यूनिट से डिवाइड किया था। अब करना तो ऐसे ही है, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय कुछ ना कुछ, लेकिन ये काम साल के एंड पे करना पड़ेगा अगर एक्चुअल इंफॉर्मेशन से करना हुआ। अगर साल के शुरू में करना हुआ तो बजटेड इंफॉर्मेशन होगी, तो वो जो फिगर निकलेगी वो OAR है, उसको OAR कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है, इसका फार्मूला क्या है, कैसे कैसे कैलकुलेट हो सकता है, अब आते हैं इस पे, यानी OAR की कैलकुलेशन सीखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ OAR सिखाने लगा।
अच्छा अभी ना मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं और उसके छोटे छोटे से सवाल भी कराता हूं, टोटल 6 कराऊंगा। उसके बाद इस सारी डिस्कशन को ना, हो सकता है आपको कुछ बात समझ आए, हो सकता है ना आए, कोई बात नहीं। एक बार वो सवाल कराने के बाद मैं इनको फिर से समेटूंगा, फिर इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें जोड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन सवालों से पहले कुछ उससे पहले वाली कोशिश भी कर लेता हूं। जब हम किसी भी चीज का रेट निकालते हैं तो उस रेट का इस्तेमाल क्या है? किसी भी चीज का कोई रेट निकालना चाह रहे हैं, किसी खर्चे का रेट, तो उसका यूज क्या है? चले सवाल मेरा कच्चा है और पक्का करते हैं। अगर कोई फोटोकॉपी वाला बिजनेस ये जानना चाह रहा है कि मुझे एक पेज कितने रुपए कॉस्ट करेगा, इसके लिए उसको बिजली का भी रेट चाहिए होगा कि बिजली कितनी कॉस्ट करेगी। देखिए अल्टीमेटली तो उसको जानना है ना कि मुझे एक कॉपी कितनी कॉस्ट करेगी, तभी तो वो प्राइस बताएगा। उसको ये भी जानना है कि बिजली कितना कॉस्ट करती है, उसको ये भी जानना है कि मशीन की रिपेयर कितना कॉस्ट करती है। तो इन सब चीजों के वो कोई ना कोई रेट्स निकालेगा। बिजली कितना कॉस्ट करती है, मशीन एसी कितना कॉस्ट करता है। चलो फोटोकॉपी मशीन को छोड़ें, अभी इशारा किया तो मैंने कहा चलो क्लास की मिसाल दे देते हैं। अगर कॉलेज बिजनेस ये जानना चाहे कि हमें खर्चे कितने पड़ते हैं, क्योंकि प्लान करना होगा कि अब नया कोर्स लॉन्च करने लगे, इतने घंटे का कोर्स होगा, इतनी क्लास चाहिए होगी, इतने स्टूडेंट होंगे, इतनी फीस रखनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस करनी है। तो अगर कॉलेज ये कैलकुलेशंस करना चाह रहा है तो एसी का चलना उन्हें कितना कॉस्ट करता है, इसके लिए कोई रेट निकालना पड़ेगा। वो कोई पर आवर रेट निकालना चाहेंगे या पर स्टूडेंट? कॉन्सेप्चुअली क्या बेहतर लगता है? क्यों पर आवर? मतलब क्या साइंस है इसके पीछे कि 1 घंटे एसी चलेगा तो इतना बिल आएगा, तो इसका जो रेट निकाला गया वो पर आवर। अच्छा सही है, ठीक कर रहा हूं कोशिश। और मिसाल देता हूं, अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस है और वो अपनी गाड़ियां किराए पे देते हैं लोगों को, कोस्टर्स हो गई, हाईएस वगैरह हो गई, अगर उन्होंने अपने कस्टमर्स को किराए पे गाड़ी देनी है, कोस्टर, हाईएस वगैरह, तो उनको उस गाड़ी की मेंटेनेंस, इंजन ऑयल, ये कितना कॉस्ट करता है, ये उसके लिए कोई रेट निकालना चाहेंगे। क्या रेट जानना चाहेगा वो बिजनेस? पर बंदा, पर किलोमीटर, पर आवर, पर किलोमीटर, क्योंकि उस बिजनेस की नेचर इस तरह की है कि उसके अपने खर्चों को जो रेट निकालना पड़ेगा वो पर किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो इतने खर्चे आते हैं, ताकि वो अपने कस्टमर को उस तरह की प्राइस बता सके। ठीक है, अगर एक बिजनेस है और वो जिम है, चलें, वो एक्सरसाइज की कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब उन्होंने कोच हायर किए होंगे, उनको जिम की मेंटेनेंस वगैरह सब खर्चा पूरा करना होगा। उनके लिए क्या बेहतर रेट होगा? फलाना फलाना खर्चा उनको पर कस्टमर कितना कॉस्ट करता है, ये मिसाल नहीं समझे? क्योंकि वहां पर उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना यह है कि एक कस्टमर के ऊपर हमें कितना खर्चा आता है, ताकि वो फीस। तो बताने का मकसद यह है कि बिजनेस जब अपने खर्चों की कोई कॉस्ट जानना चाहेगा तो उनका वो कोई रेट कैलकुलेट करना चाह रहा होगा, और वो हमेशा रेट पर आ नहीं होगा, नहीं हो, नेचर पे डिपेंड करता है। हो सकता है पर आवर हो सकता है पर बंदा हो सकता है पर यूनिट हो सकता है पर केजी हो। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। ठीक है, ठीक है, अगर इतनी डिस्कशन कच्ची कच्ची समझ आइए तो भी बहुत है। OAR का एक फार्मूला है, और ये OAR कैलकुलेट कब होना है? स्टार्ट पे। OAR का फार्मूला है टोटल, अच्छा चूंकि स्टार्ट पे कैलकुलेट होना है तो फिगर्स बजटेड होंगी। टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड यूनिट्स ऑफ बेस। अब ये बेस से क्या मुराद है? अगर बिजनेस OAR मशीन आवर्स के हिसाब से जानना चाह रहा है तो उसका एंड आंसर क्या निकलेगा? रुपीस पर मशीन आवर। फार्मूले में क्या रखेंगे? टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर्स, कि वो मशीन आवर्स की बेस पे OAR निकालना चाह रहा है। अच्छा, अगर बिजनेस कैलकुलेट करना चाह रहा है मटेरियल के केजी के ऊपर, ओवरहेड का रेट वो रुपीस पर केजी के हिसाब से जानना चाह रहा है, तो टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मटेरियल के जितने केजी लगने हैं। अच्छा, अगर ये बिजनेस जानना चाह रहा है कि प्रोडक्ट का यूनिट रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की सोल्ड, प्रोड्यूस, हम FOH प्रोडक्शन खर्चों की बात कर रहे हैं। अगर बिजनेस जानना चाह रहे हैं कि वो एक OAR का रेट पर लेबर आवर जानना चाहते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे?
टोटल बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड लेबर आवर्स। चलो सारे फार्मूले बना लिया आपने, ठीक है, शाबाश। फार्मूला ये है, अब इसमें इन अब फार्मूला एनी वन ऑफ फॉलोइंग फेमस बेसिस आर यूज्ड। इस फार्मूले के अंदर 6 मशहूर बेसिस हैं। आपको खैर सवाल में गाइड किया होगा कि कौन सी बेस यूज करनी है। इनमें से कोई एक है जो यूज हो रही होती है। एक बेस होती है डायरेक्ट, सबसे मशहूर यही है, डायरेक्ट लेबर आवर्स। इसको यूज करना हो तो फार्मूला क्या होगा? टोटल बजटेड एफर्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। बजट की बात मतलब समझ आ रहा है? बिजनेस ना साल के शुरू में अपना एक प्लान बनाता है कि हम इतने यूनिट्स बनाएंगे, इतने यूनिट्स बेचेंगे, इतना खर्चा आएगा, ये सब बजट होता है। अच्छा, जब ये फार्मूले में इसको रखेंगे तो इसका आंसर फिर क्या बन रहा होगा? रुपीस पर लेबर आवर। ये बताना चाह रहा हूं मैं कि अगर ये बेस यूज हुई तो ओईआर इस शक्ल का होगा। एक और मशहूर बेस होती है, ये भी फेमस है काफी, मशीन आवर्स। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? टोटल बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर्स। और इसका आंसर जो निकलेगा वो किस शक्ल का होगा? रुपीस पर मशीन आवर। और एक और मशहूर बेस होती है प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी जो प्रोडक्ट के यूनिट्स बनाएंगे हम। फार्मूला क्या बन जाएगा? टोटल बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड प्रोडक्शन। और इसका आंसर क्या बनेगा? रुपीस पर यूनिट। अच्छा, बिजनेस ये ओएआर निकाल रहा है, इसका यूज क्या है? यानी अगर बिजनेस ने ये निकाल लिया कि हमारा ओएआर 40 रुपए पर लेबर आवर है, शुरू में अंदाजा लगा लिया, अब इसका यूज क्या हो सकता है? बिजनेस ये सोच सकता है कि अच्छा, अगर हमने फिर 1 लाख घंटे काम किया तो फिर इतने ओवरहेड्स होंगे, अगर हमने इतने यूनिट्स बनाए तो फिर इतने टोटल ओवरहेड बनेंगे। यानी इस रेट का फिर आगे यूज भी है। तो ये रेट साल के शुरू में हो रहा है कैलकुलेट। ये 3 बेसिस हैं और इसी से आगे चल रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जैसे अभी जो मैं शुरू में सवाल लिख रहा था, तो जो मैंने 1,20,000 रुपए या 1,80,000 रुपए लिखे थे, वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फार्मूला क्या बनेगा? टोटल बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसका जो आंसर होगा, अच्छा इसका आंसर रुपीस पर आर क्यों है? क्योंकि ऊपर रुपीस है, नीचे आर है। अगर ये बेस हुई तो फार्मूला होगा टोटल बजटेड एफओएच टोटल बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ऊपर रुपीस, इधर भी रुपीस, तो फिर तो कैंसिल हो जाएगा, तो एआर ही नहीं आएगा। इसका जो ओएआर होगा ना, वो परसेंटेज की शक्ल में कहलाएगा, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। बाकी मैं अभी इनके सवाल कराता ना, तो ये इनकी इंटरप्रिटेशन दोबारा बोलूंगा, उनका यूज दोबारा बताऊंगा। फिर एक मशहूर बेस है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये बहुत मशहूर है, ये सवालों में बहुत ज्यादा कॉमन है। ये फार्मूला क्या होगा? टोटल बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और चूंकि ये भी नीचे रुपीस ही होंगे, तो इसमें भी ओएआर परसेंटेज में निकलेगा। और एक और बेस होती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर मिला के। तो ये भी चूंकि कॉस्ट है, तो इसका ओएआर भी परसेंटेज में होगा।
ये नोटेड। चलें सवाल लिखें। अच्छा, इस सवाल में आपने आपसे रिकॉर्ड है, आपने सॉल्व करना है, जैसे तैसे समझ आए, करना जरूर है, बाकी मैं तो फिर बोर्ड पे कर ही दूंगा सॉल्व, लेकिन आपने करना है पहले सॉल्व। फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग सवाल है, फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ बिजनेस फॉर ईयर 2025, फॉर ईयर 2025। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोडक्शन बता दो, बता दो। 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स, प्रोडक्शन है 5,000 यूनिट्स। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 400 पर आवर, 400 रुपए पर लेबर आवर, 400 पर लेबर आवर। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट 0.5, आधा घंटा पर यूनिट। टोटल मशीन आवर्स, टोटल मशीन आवर्स, ये सारा कुछ ना 2025 का बजटेड डाटा लिखवा रहा हूं। 5,000 यूनिट्स बनाएंगे, एक लेबर को एक आवर काम करने का 400 रुपए देंगे, एक यूनिट बनाने में 0.5 लेबर आवर्स लगेंगे, पूरे साल में टोटल मशीन आवर्स लगेंगे 3,000, 3,000। उसके बाद लिखिए टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सॉरी टोटल एफओएच, टोटल एफओएच 420,000, टोटल एफओएच 4,20,000। टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 6,06,000। रिक्वायर्ड है OAR, OAR
एंड FOH cost per unit, FOH cost per unit using OAR, यानी OAR निकालना है और फिर FOH cost per unit using OAR निकालनी है for each of the following basis, A B C D E F, और यही 6 नाम लिख लें। डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, पार्ट एफ, यही 6 नाम लिख लें। OARs आप निकाल दें और फिर इनको यूज करके पर यूनिट कॉस्ट वो मैं निकालता हूं। यानी अब ये 6 सवाल हैं, हर सवाल में OAR कैलकुलेट कर दें और उस OAR को यूज करके FOH पर यूनिट जो निकालना है वो मैं निकालता हूं। आप ये फार्मूला 6 दफा लगाएं, ढूंढें में से क्या क्या चीजें चाहिए आपको और 6 OAR निकाल दें। आप लोग ये 6 OAR कैलकुलेट कर दें, फिर उसको यूज करके जो FOH कॉस्ट पर यूनिट मांगी है ना वो मैं करता हूं।
हाँ जी, अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज किया तो OAR इज इक्वल टू 420,000 डिवाइडेड बाय 2500, 168 पर आवर। दूसरा मशीन आवर्स जी, OAR 420,000 डिवाइडेड बाय 3000, 140 पर आवर। और क्या था, प्रोडक्शन के यूनिट्स, टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड प्रोडक्शन, 84 पर यूनिट। और क्या था, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये कितनी बताई मैंने, बजटेड FOH डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 6 लाख, 70%, 7%, 0.7 तो 70% ना, 70%, 0.7% नहीं, 70%। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये तो उन्हें बताई नहीं, 400 रुपए पर आवर है और टोटल 2500 आवर्स है। $420,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, 42%। ये 1 मिलियन नहीं समझ आया तो दोबारा बताता हूं, 400 रुपए पर आवर कहा था मैंने, और टोटल आवर्स कितने गए थे, एक यूनिट के लिए आधा घंटा, ये है रुपीस पर आवर। और अगर हमें टोटल आवर्स पता चल जाए तो एक यूनिट के लिए आधा घंटा है, तो 5000 के लिए 2500 सब सारे 400 इंटू 2500, 1 मिलियन। और प्राइम कॉस्ट $420,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख, जी 26.25। अच्छा, प्राइम कॉस्ट इन दोनों को ऐड करके आती है, तो फिर ये 70 और 42 को ऐड कर लेते थे, नहीं 70 और 42 को ऐड करके क्यों नहीं आ रहा है? 420 डबल हो जाएगा, 420 डबल हो जाएगा। यानी अगर दो फार्मूलों का मसला सिर्फ 420 का है ना, डिनोमिनेटर ऐड करने हो तो वो हो जाते होते हैं, है ना। यानी अगर 4/7 को 2/5 में ऐड करना हो तो ये 6/12 बन जाता होता है ना, डिनोमिनेटर भी ऐड हो जाते हैं ना, तो ये दोबारा ही निकालना पड़ेगा। ये 6 बेसिस पे OAR निकालने थे, निकाल लिए होंगे। इनका मतलब क्या है, जैसे ये जो 168 निकाला है,
अब बिजनेस ने ये साल के शुरू में रेट कैलकुलेट कर लिया, इनकी इंटरप्रिटेशन ये है ये सब साल के शुरू में अंदाजे लग रहे हैं। इसका मतलब ये है, अच्छा एक बिजनेस ये 6 के 6 निकाल रहा होगा? नहीं, कोई एक यूज कर रहा होगा। मैंने तो आपको बस ये कहा है कि 6 तरीके हैं, बिजनेस की मर्जी वो इनमें से कौन सा करना चाहता है। बिजनेस तो कोई एक कर रहा होगा, मैं तो सारे सिखा रहा हूं। अगर बिजनेस ये कैलकुलेट करता होगा तो 168 पर आवर का मतलब है कि बिजनेस ने साल के शुरू में अंदाजा लगाया कि लेबर जब भी काम करेगी, 1 घंटा वर्कर काम करेंगे ना, तो इतने रुपए के ओवरहेड्स भी होंगे। इसका मतलब यह है कि जब लेबर 1 घंटा काम करेंगे तो साथ इतने ओवरहेड्स भी होंगे। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है कि मशीन 1 घंटा चलेगी तो इतने रुपए के ओवरहेड्स होंगे। एक यूनिट बनेगा तो इतने रुपए के ओवरहेड्स होंगे। इस पूरे साल में जितनी भी मटेरियल कॉस्ट लगेगी उसके 70% के बराबर एफओएच भी लगेंगे। पूरे साल में जितनी भी लेबर कॉस्ट लगेगी उसके 42% के बराबर एफओएच भी लगेंगे। ये मतलब है इस ओएआर का। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपसे कही थी कि ओएआर को यूज करके, अभी ये पर यूनिट थोड़ी लिखा है तो पर आर है, अगर पर यूनिट जानना चाहे, इस ओएआर को यूज करके पर यूनिट जानना हो तो वो तो 84 ही है ना। इधर बताएं पर यूनिट कैसे बनाऊं उसको। ये काम पहले कर चुके हैं आप बचपन में, शुरू की क्लासेस में जब बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा था, तो बहुत मुश्किल काम नहीं पूछ रहा। 1 घंटा मशीन, 1 घंटा वर्कर्स काम करेंगे तो इतना एफओएच होगा। मैं अगर जानना चाह रहा हूं कि 1 यूनिट बनेगा तो कितना एफओएच होगा, इसको यूज करके कैसे निकालें? नहीं, टोटल यूनिट से डिवाइड नहीं करना, इसको यूज करना है। 1 घंटा लेबर काम करेंगे तो इतने ओवरहेड। अब हमने देखना है कि 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे, आधा घंटा ना। तो मैं अगर इसको यूज करके एफओएच पर यूनिट तक जाना चाहूं, 168 पर आर है, मैं पर यूनिट तक जाना चाह रहा हूं, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये काम पूरी कॉस्ट में बहुत ज्यादा होना है, बार बार होना है। मैं फिर बताता हूं। रुपीज 168 क्या है पर आर? नहीं, मुझे तो पर यूनिट चाहिए, रुपीज पर यूनिट। तो 0.5 क्या है? 0.5 आर पर यूनिट है। मल्टीप्लाई करने से रुपीज पर यूनिट बन रहा है। इस 140 को यूज करके अगर मैं जानना चाह रहा हूं कि 1 यूनिट बनेगा तो कितना एफओएच लगेगा, क्या करूं भाई? 140 तो है ना, मशीन 1 घंटा चलेगी तो इतने रुपए ओवरहेड होंगे। मैं जानना चाह रहा हूं 1 यूनिट बनेगा तो कितना होगा। इस 140 को यूज करना है, किससे मल्टीप्लाई करूं? क्या चाहिए मुझे? यहां डिजिट नहीं पूछ रहा, क्या मल्टीप्लाई करना है। ये क्या किया है? 1 यूनिट बनता है तो कितने लेबर आवर लगते हैं। अब मुझे क्या चाहिए यहां? 1 यूनिट बनता है तो कितने मशीन आवर लगते हैं, तो वो तो मैंने बताया नहीं। हाँ, टोटल बताए हूं मैं, टोटल 5000 यूनिट्स बताए हैं, टोटल 3000 मशीन आवर्स बताए हैं। तो अगर ये जानना हो कि 1 यूनिट के लिए कितने मशीन आवर, तो डिवाइड कर दें किसको किससे, 3000 को 5000 से, कितना बना 0.6। ये हर दफा 84 ही क्यों आ जाता है? क्योंकि डाटा एक है ना, वही तो डाटा है, डाटा थोड़ी बदल जाता है बार बार, डाटा ही वही है, तो आंसर यही आना है। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर कोई बिजनेस ये वाला ओआर यूज करता होगा तो ये उसके लिए कैलकुलेशन है, कोई बिजनेस ये वाला ओआर यूज करता होगा तो ये उसके लिए कैलकुलेशन है। इधर बताएं पर यूनिट तक कैसे पहुंचूं? 70% को यूज करके पर यूनिट तक कैसे पहुंचूं, बताएं। इंटरप्रिटेशन क्या थी इसकी, क्या बोला था मैंने कि जितनी मटेरियल कॉस्ट होगी उसके 70% के बराबर एफओएच भी होगा। मैं जानना चाह रहा हूं पर यूनिट, यूनिट से डिवाइड नहीं करना मैंने, मैं सिर्फ कह रहा हूं 70% को यूज करना। मैंने किसका 70% ले लूं, वो तो बेटे टोटल आएगा। देखें मैंने यहां इसको 0.5 से मल्टीप्लाई क्यों किया। अच्छा, ये जो मैं इधर काम सिखा रहा हूं ना, ये लाल लाल वाला काम, ये पूरी कॉस्ट में बहुत ज्यादा है। कहीं पर हमने रुपीज पर आवर से रुपीज पर यूनिट में जाना होगा, कहीं पर यूनिट पर आवर से आवर पर यूनिट में जाना होगा। ये चेंजिंग बहुत ज्यादा है कॉस्ट में, और हो जाएगी यूज टू आप इसके। ये 168 था रुपीज पर आवर, मुझे रुपीज पर यूनिट चाहिए था, तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ा आवर्स पर यूनिट। इंटरप्रिटेशन क्या थी? 1 घंटा काम होगा तो इतने रुपए का खर्चा है,
एक यूनिट के लिए कितना खर्चा है, तो उसके लिए जानना जरूरी था कि एक यूनिट बनने में टाइम कितना लगेगा। अब मैं कह रहा हूं कि मटेरियल जितना भी खर्च होगा उसके 70% के बराबर एफओएच लगेगा। अब जानना है कि एक यूनिट के लिए कितना एफओएच लगेगा, तो फिर क्या जानना है इसके लिए, एक यूनिट के लिए मटेरियल कितने रुपए का लगेगा। जी कैसे करें, 6 लाख रुपए टोटल, 5000 यूनिट्स, तो एक यूनिट के लिए 120 रुपए का मटेरियल लगेगा, तो फिर उसके 70% के बराबर एफओएच भी लगेगा। यही वाला काम इसके साथ चेक करते हैं। इसमें मैं 42% को किससे मल्टीप्लाई करूं। देखें इसका मतलब क्या है कि जितने रुपए लेबर कॉस्ट लगेगी उसके 42% के बराबर एफओएच भी लगेगा। एक यूनिट के लिए कितना एफओएच लगेगा, क्या जानना है इसके लिए, एक यूनिट के लिए लेबर कॉस्ट कितनी लगेगी। कैसे, आप चाहे ऐसे कर लें कि 400 रुपए पर आ रहा है और एक यूनिट के लिए आधा घंटा है, तो 400 इंटू 0.5, तो 42% को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 200 से। एक यूनिट बनाने में 120 रुपए का मटेरियल लगेगा, 200 रुपए की लेबर लगेगी, प्राइम कॉस्ट कितनी लगेगी, 320 रुपए की। तो इस 26% को किससे मल्टीप्लाई करूं, 320 से। इस सारी मेहनत से मैंने आपको सिखाया है कि एफओएच अगर बिजनेस ओएआर कैलकुलेट करता है तो इनमें से कोई भी एक तरीका लगा रहा होगा, बिजनेस सारे एक ही बिजनेस नहीं कर रहा होगा। ये तो मैंने आपको सारे तरीके सिखाए। और अगर बिजनेस इस ओएआर को यूज करके ये जानना चाहे कि अच्छा एक यूनिट पे कितने की कॉस्ट पड़ेगी, तो उसको यूज ऐसे करना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।